जय हिंद। देखिए आज हम बीएनएस के अध्याय 2 को विस्तार से समझ लेते हैं। इसके 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसको हम ध्यान से समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बीएनएस के अध्याय 2 में किसकी चर्चा है? तो बीएनएस के अध्याय 2 में दंड यानी पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। अध्याय 3 सामान्य अपवाद से संबंधित है और लोक शांति का संबंध अध्याय 11 से है। बीएनएस में कुल कितने प्रकार के दंड हैं, यानी किसी व्यक्ति को कानूनन अपराध के लिए कितने तरीके से दंडित किया जा सकता है? तो आपको पता है 6 प्रकार के दंड होते हैं। बीएनएस में दंड के 6 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला है, ये 6 प्रकार के नाम लिखे हुए हैं। मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास, संपत्ति का समापहरण, जुर्माना व सामुदायिक सेवा। तो कारावास में 2 प्रकार के कारावास होंगे, साधारण व कठोर। तो ये याद रखिए, कारावास 2 प्रकार का होता है। बीएनएस में नया दंड कौन सा है? तो ये हमने बताया कि सामुदायिक सेवा है, यानी कम्युनल सर्विस है, संपत्ति का समापहरण और आजीवन कारावास पहले से ही था। सामुदायिक सेवा का दंड किस प्रकार के अपराध में मिलता है? गंभीर अपराध में, संज्ञेय अपराध में, छोटे अपराध में या कोई नहीं? तो हमेशा छोटे अपराध और असंज्ञेय अपराध के लिए सेवा का भाव, सामुदायिक सेवा का दंड दिया जाता है। यहाँ पर आजीवन कारावास का अर्थ है 14 वर्ष की सजा, 20 वर्ष की सजा, 40 वर्ष की सजा या बचे हुए शेष जीवन के लिए सजा। तो बचे हुए शेष जीवन के लिए सजा को ही आजीवन कारावास कहा जाता है। बहुत बार इसमें कंफ्यूजन होता है कि 20 वर्ष की सजा या 14 वर्ष की सजा को आजीवन कारावास में रखा जाता है, पर ऐसा नहीं है। गणना के लिए 20 वर्ष की सजा को रखा जाता है आजीवन कारावास में, ये हम आगे बताएंगे। लेकिन आजीवन, इसमें देखिए ना, आजीवन मतलब जब तक जीवन चलेगा, बचे हुए शेष जीवन के लिए, मतलब किसी ने 40 वर्ष की उम्र में अपराध किया तो उसका जितना बचा हुआ जीवन है आगे जब तक वो जीता रहेगा जेल में रहेगा। किसी ने 20 वर्ष की उम्र में अपराध किया तो जितना बचा हुआ जीवन है वहीं पर रहेगा, यानी बचे हुए शेष जीवन के लिए अपराध, तो उसको आजीवन कारावास। कारावास कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको पता ही है, कारावास 2 प्रकार के होते हैं, कठोर कारावास और साधारण कारावास। ये आपको पता ही है। अगला देखिएगा, संपत्ति का समापहरण क्या है? यानी 4 फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। संपत्ति की अस्थायी जब्ती करना, संपत्ति को बेच देना, संपत्ति का मालिकाना हक हमेशा के लिए समाप्त करना। तो संपत्ति का मालिकाना हक हमेशा के लिए समाप्त करना संपत्ति का समापहरण कहलाता है। इसको समझिए क्या है। जब कोई व्यक्ति अपराध करके संपत्ति को जुटाता है या अपनी संपत्ति का प्रयोग अपराध करने के लिए करता है, तो अंत में उसकी संपत्ति को समापहरित कर लेती है सरकार कोर्ट के आदेश से, जिसको संपत्ति का समापहरण कहते हैं। 4 फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। कोई किसी व्यक्ति के पास 10 कार है, वो 10 कार का प्रयोग करता है अपने अपहरण करने के लिए या हथियारों के लेन देन के लिए या तस्करी करने के लिए या फिर अफीम वगैरह बेचने के लिए। तो जब वो केस में पकड़ा जाएगा तो चूंकि उसने अपनी संपत्ति का प्रयोग किया है क्राइम करने के लिए, इसलिए उसकी वो सारी की सारी कार जब्त कर ली जाएगी। और ये जब्ती अस्थायी नहीं होती, संपत्ति का समापहरण कर लिया गया, हमेशा के लिए स्थायी रूप से सरकार अपने पास ले लेगी और कभी भी वापस नहीं देगी यहाँ पर। तो यानी संपत्ति का हमेशा के लिए मालिकाना हक समाप्त कर देना 4 फीचर ऑफ प्रॉपर्टी कहलाता। सिंपल भाषा में, अगर आप क्राइम करके संपत्ति जुटाइएगा और क्राइम में पकड़े जाइएगा तो आपकी पूरी संपत्ति सरकार अपने घर में रख लेगी, बात खत्म। यही सामुदायिक सेवा किस प्रकार के अपराध में मिलेगा? हत्या में, देशद्रोह में, लूट में, मानहानि, छोटी चोरी व सार्वजनिक नशा में। तो बताया गया कि हमेशा छोटी अपराधों के लिए और असंज्ञेय अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा रखी गई। सामुदायिक सेवा का उद्देश्य क्या है? देखिए, कई बार ऐसा होता है ना कि कोई व्यक्ति गलती से हो जाता है अपराध। बहुत सारे लोग अपराध करना नहीं चाहते, बाई मिस्टेक जिंदगी में सबसे बड़ा होता है। तो छोटे अपराध के लिए सरकार चाहती है कि सबको दंड देने से न्यायालय पर बोझ बहुत बढ़ रहा है, साथ में क्रिमिनल में सुधार भी नहीं आ रहा, इसलिए सामुदायिक सेवा को जोड़ा गया है। तो सामुदायिक सेवा का उद्देश्य क्या है? अपराधी को बचाना, अपराधी को सुनना या सेवा कार्य द्वारा अपराधी को सुधारना। तो सेवा कार्य के द्वारा अपराधी को सुधारना। समझिए, होता यह है कि बहुत सारे लोग गलती से अपराध कर देते हैं, मतलब आवेश में आकर ये गलती से हो जाती है उनसे, वो सामान्य नागरिक होते हैं। इसलिए छोटे अपराधों के लिए सरकार ने पहली बार सामुदायिक सेवा को जोड़ा है। यानी किसी से छोटी मोटी गलती हो गई तो उसे जेल में मत डालिए, केस जुर्माना चलाने में न्यायालय पर बड़ा भार बढ़ रहा है, उसको आसानी से छोटा कार्य देकर, सेवा कार्य देकर सुधार दीजिए। मतलब एक तरफ समाज का भी फायदा होगा सेवा करने से, क्रिमिनल में भी सुधार आएगा और साथ में कोर्ट में भी बोझ कम होगा। इसके बाद देखिए, कठिन कारावास और साधारण कारावास क्या है? तो भारी सजा, मृत्युदंड, संपत्ति की कुर्की या फिर कठिन कारावास में श्रम व साधारण कारावास में बिना श्रम की सजा। तो ये हो जाएगा सही। आपको पता है कठिन कारावास में श्रम करवाया जाएगा, साधारण कारावास में श्रम नहीं होता है।
सजा में कमी करने का अधिकार है। तो सजा में कमी कौन कर सकता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार या दोनों? तो दोनों ही सजा में कमी कर सकते हैं। दोनों को मिलाकर समुचित सरकार कहा जाता है, यानी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो कोई भी सरकार, राज्य की सरकार राज्य के अपराधियों के मामले में और केंद्र की सरकार केंद्र के अपराधियों के मामले में सजा की कमी को कर सकता। मतलब कोई व्यक्ति ऐसा था जो बड़ा ही पढ़ा लिखा था, वैज्ञानिक व्यक्ति था, पर उससे कोई गलती से अपराध हो गया, तो सरकार उसके दायित्वों को देखते हुए, उसके कर्म को देखते हुए और साथ में उसके व्यवहार को देखते हुए उसकी सजा में कमी कर सकती है। और ये दोनों को अधिकार है, राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को, यानी कि समुचित सरकार का इसमें ऑप्शन है। सरकार अपराधी की सहमति के बिना क्या सजा को कम कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। किसी भी क्रिमिनल की सजा को घटाने के लिए अपराधी की सहमति लेना जरूरी नहीं है। कोई भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यानी ये केंद्र सरकार या राज्य सरकार, समुचित सरकार से क्या आशा है, यानी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है? तो अभी हमने पहले बताया है, सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य गवर्नमेंट दोनों मिला करके समुचित सरकार बनाते हैं। फिर गणना के लिए आजीवन कारावास की अवधि क्या है? तो अब देखिए आपके रियल प्रश्न का आंसर मिलेगा। किसी व्यक्ति को अगर सजा सुनाई गई आजीवन कारावास, बाद में उसका व्यवहार देखा गया ठीक था, बढ़िया था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो उसकी सजा को कम करना है। अब बताइए आजीवन कारावास कैसे कम होगा? आजीवन कारावास की जब भी गणना करनी हो तो उसको 20 वर्ष के आधार पर करा जाए। यानी मान लीजिए कि किसी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी और बाद में कोर्ट ने कहा कि इसका व्यवहार ठीक है या राज्य सरकार ने फैसला किया कि इसकी सजा को कम करना है, तो आजीवन कारावास को कैसे कम कीजिएगा? जीवन तो किसी का निश्चित नहीं है, वो कल भी मर सकता है, अगले 50 साल भी नहीं मर सकता है, तो कैसे कम करें? क्योंकि आजीवन कारावास तो जीवन तक है और जीवन ही निश्चित नहीं है, तो सजा की गणना कैसे होगी? नहीं होगी। तो इसीलिए 20 वर्ष का कॉन्सेप्ट लाया गया कि आजीवन कारावास को 20 वर्ष माना जाए। और 20 वर्ष में मान लीजिए किसी को सजा सुनाया गया था आजीवन कारावास, तो माना जाएगा कि गणना करते समय उसको कुल 20 वर्ष ही जेल में बिताना है, और अगर उसकी सजा आधी कर दी गई तो इसका मतलब अब उसको 10 वर्ष रहना है जेल में। तो सबके लिए निश्चित हो गया कि आजीवन कारावास की सजा को अगर आधा करना है तो 20 वर्ष का आधार लेकर गणना करेंगे। तो 20 वर्ष के आधार पर उसकी सजा आधी हो जाएगी 10 वर्ष, 1/4 हो जाएगी 5 वर्ष, 1/3 हो जाएगी अपना 15 वर्ष। तो ये इस प्रकार से देख लेंगे आप। तो गणना के लिए आजीवन कारावास की अवधि 20 वर्ष है, याद रखिएगा। और वैसे आजीवन कारावास पूरे जीवन के लिए होता है, पूरे जीवन के लिए, गणना के लिए बस 20 वर्ष। आजीवन कारावास का लघुकरण किया जा सकता है संपत्ति जब्ती में, या कठिन कारावास में, या मृत्युदंड में, या निश्चित अवधि के कारावास या जुर्माने में। याद रखिएगा, कोई भी दंड जो होता है सरकार उस दंड को कम कर सकती है, हमने अभी बताया, या पूरी तरह भी माफ करके खत्म कर सकती है। तो आजीवन कारावास का अगर किसी को दंड मिला है उसका लघुकरण करना है, मतलब कम करना है, कम्यूटेशन ऑफ पनिशमेंट करना है। तो आजीवन कारावास का किसमें होगा कम्यूटेशन? मतलब संपत्ति जब्ती में, कठिन कारावास में, मृत्युदंड में, या निश्चित अवधि के किसी भी कारावास में। तो किसी को आजीवन कारावास मिला था तो निश्चित अवधि दे करके उसको और जुर्माना देकर के उसका लघुकरण, अपराध का, उसके दंड का लघुकरण किया जा सकता है। जैसे आजीवन कारावास में अभी बताया कि 20 वर्ष को लेकर के गणना करेंगे, उसका लघुकरण करेंगे। लघुकरण व क्षमादान में क्या अंतर है? तो दोनों समान है, दोनों को कोर्ट देता है। क्षमादान यही अंतर है कि क्षमादान में सजा समाप्त हो जाती है पूरी तरह, और लघुकरण में सजा बनी रहती है, बस कम हो जाती है। यदि जुर्माना निश्चित ना हो तो कितना जुर्माना लगेगा? न्यूनतम, अधिकतम, शून्य या असीमित, किंतु अत्यधिक नहीं। मान लीजिए किसी अपराध के विषय में ये निश्चित नहीं है कि कितना, लिखा ही नहीं गया कानून में कि इस अपराध को करने पर कितना जुर्माना लगेगा। अब कोर्ट को जुर्माना लगाना है तो कितना लगाएगा? अपने मन से 2000, 5000, 5 लाख, 50 लाख, ऐसे कुछ भी। तो इसके लिए एक नियम दिया गया है कि अगर जुर्माना निश्चित ना हो तो असीमित किंतु अत्यधिक नहीं जुर्माना लगाया जाएगा, यानी अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव। कहने का अर्थ क्या है कि जुर्माना 1000 भी लगाया जा सकता है, कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है, 1 लाख भी, 1 करोड़ भी, 100 करोड़ भी, 500 करोड़ भी, यानी कि असीमित तक जा सकते हैं हम, 1 से लेकर के असीमित संख्या तक जा सकते हैं, लेकिन अत्यधिक नहीं जा सकते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोर्ट के ऊपर अंकुश लगाया गया है कि तुमको नंबर तो असीमित दे दिया गया है, मतलब 1 से शुरू करके 1 लाख, 1000, 20,000, 50,000, 50 लाख, 50 करोड़, 500 करोड़ तक जा सकते हो। लेकिन इतना याद रखना कि आपके द्वारा लगाया हुआ जुर्माना अत्यधिक ना हो, यानी एक्सेसिव ना हो।
कि जितना अपराध किया गया हो उतना ही जुर्माना लगाना है, यानी अत्यधिक नहीं लगा देना है। अगर अपराध किया गया 500 रुपए का तो 500 रुपए का जुर्माना, अगर अपराध किया गया 5 लाख का तो 5 लाख रुपए जुर्माना, और अपराध किया गया 500 करोड़ का तो 500 करोड़ रुपए जुर्माना। यानी नंबर तो असीमित तक जा सकता है, लेकिन जुर्माना और अपराध में अनुपातिकता का संबंध होना चाहिए। जितना बड़ा अपराध उतना ज्यादा जुर्माना, और जितना कम अपराध उतना कम जुर्माना। अब ध्यान रखिएगा, जुर्माना का भुगतान ना करने पर क्या होगा? पुनः जुर्माना लगेगा, सामुदायिक सेवा की सजा मिलेगी, जुर्माने के बदले जेल होगा। तो जुर्माने के बदले जेल भेज दिया जाएगा अगर आप जुर्माना नहीं भरेंगे तो। जुर्माना ना देने पर किस प्रकार का कारावास होगा? साधारण कारावास, कठोर कारावास, अपराध के अनुसार कठोर व साधारण कारावास। तो अपराध के अनुसार कठोर व साधारण कारावास हो सकता है, यानी जुर्माना ना भरने पर दोनों प्रकार का कारावास हो सकता है, कठोर भी और साथ में साधारण कारावास भी। ये आपके अपराध पर निर्भर करता है, जिस प्रकार का अपराध आपने किया होगा उसी प्रकार का आपको जुर्माना ना भरने पर कारावास होगा। यदि अपराध सिर्फ जुर्माना से दंडनीय हो तो जुर्माना ना भरने पर क्या होगा? यदि मान लीजिए कोई ऐसा अपराध है कि जिसमें सिर्फ जुर्माना की ही सजा सुनाई गई है, मतलब 1000 रुपए जुर्माना भरना होगा, और वो व्यक्ति 1000 रुपए नहीं भरा, तो क्या होगा? एकांत कारावास, साधारण कारावास या कठोर कारावास। तो सिर्फ जुर्माना से, यहाँ याद रखिएगा, सिर्फ जुर्माना से दंडनीय है तो उसको साधारण कारावास का ही दंड मिलेगा, क्योंकि छोटा अपराध रहा होगा तभी तो सिर्फ जुर्माना लगाया गया है। इसलिए जुर्माना नहीं दिया तो साधारण कारावास में भेज देगा, कठोर में और एकांत में नहीं भेजेगा। यदि अपराध जुर्माना व जेल दोनों से दंडनीय है तो फिर क्या होगा? 2 वर्ष की सजा, 6 माह की सजा, अपराध की अधिकतम सजा का 1/4। तो अपराध की अधिकतम सजा का 1/4 मिलेगा। मान लीजिए कि कोई ऐसा अपराध था जिसमें 20 वर्ष की सजा और साथ में 20,000 रुपए जुर्माना था। अब आपने जुर्माना नहीं भरा, यदि आपने जुर्माना नहीं भरा तो ये ऐसा अपराध था जो जुर्माना और सजा दोनों से दंडनीय था, तो आपको अपराध की अधिकतम सजा का 1/4 मिलेगा। और अपराध की अधिकतम सजा कितनी है? 20 वर्ष। तो 20 का 1/4 यानी कि 5 वर्ष तक आपको जेल में बिताना होगा। याद रखिएगा, जुर्माना और जेल दोनों से दंडनीय हो तो पीछे मिलाइए। यदि सिर्फ जुर्माना से दंडनीय हो तो साधारण कारावास होगा, लेकिन जुर्माना और जेल दोनों से दंडनीय हो तो अपराध की अधिकतम सजा का 1/4, जो भी अपराध उसने किया होगा उसमें जो अधिकतम सजा होगी उससे वो दंडनीय होगा, उसके 1/4 से दंडनीय होगा। यदि जुर्माना न चुकाने पर सजा मिले तो जुर्माना जेल में रहते हुए चुका देने पर क्या होगा? मान लीजिए किसी व्यक्ति को जुर्माना न चुका पाने के कारण जेल भेज दिया गया और बाद में उस व्यक्ति ने जेल में रहते हुए उसके परिवार वालों ने जुर्माना भर दिया, तो क्या होगा? सजा जारी रहेगी, सजा समाप्त हो जाएगी या सजा बढ़ेगी? तो सजा समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उसको जुर्माना न भरने के कारण ही तो जेल भेजा गया था। अब वो जुर्माना भर दिया तो जेल उसका समाप्त। कई छोटे अपराधों को मिलाकर सजा, कैसी सजा मिलेगी? मान लीजिए किसी ने छोटे छोटे अपराध किया तो उसको कैसी सजा मिलेगी? सभी अपराध के लिए अलग सजा मिलेगी, सिर्फ कुछ अपराध के लिए सजा मिलेगी, कई छोटे अपराध मिलकर बड़ा अपराध बनाएंगे और उसकी सजा मिलेगी, तो इसको मिलेगी। यानी कि सभी अपराध के लिए अलग अलग सजा नहीं मिलती है, सभी अपराधों के समूह में जो बड़ा अपराध हुआ होगा उसके लिए सजा मिलेगी। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति ने रास्ते में उतरकर किसी को पहले गाली दिया, मतलब मानहानि हो गई, फिर उसके बाद उसके ऊपर हमले का प्रयास किया या हमला किया, दंगा किया उसके साथ, तो ये दंगा उसका कहला गया। फिर उसके बाद उसने 2 चांटे मार दिए या फिर हाथापाई यहाँ पर कर दिया, फिर उसके बाद उसके ऊपर घातक हथियार चला दिया। तो यहाँ पर देखिए कई प्रकार के अपराध हुए, पहले मानहानि किया, फिर उसके बाद दंगा किया उसके साथ, फिर उसके पास हमला किया, फिर उसके ऊपर घातक हथियार चला करके उसको घोर तरीके से घायल कर दिया। तो कई अपराध हो गए ना, अपराध की श्रेणी बन गई। तो इसमें जो कई छोटे छोटे अपराध हैं उनमें से जो सबसे बड़ा अपराध होगा उसकी दंड दिया जाएगा। मतलब कि मानहानि का अगर 1 वर्ष सजा है, फिर दंगा का 1 माह है, और उसके बाद यहाँ पर हत्या के लिए 5 वर्ष है, तो जो सबसे ज्यादा उसको दिया जाएगा, क्योंकि नीचे वाले सारे अपराध उसी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे ये अपराध एक सीरीज में किए गए हों, ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति ने गाली आज दिया है, दंगा 2 महीने बाद किया है, अब मारा 1 साल बाद है, तो ये तीनों अपराध के लिए फिर अलग अलग सजा लगेगी। मानहानि के लिए अलग सजा मिलेगी, दंगा के लिए अलग मिलेगी और हत्या के लिए अलग मिलेगी। लेकिन अगर ये तीनों एक ही टाइम पर एक सीरीज में हुए हैं तो फिर एक सबसे बड़े वाले अपराध को सजा मिलेगी। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने
किसी व्यक्ति ने किसी के सर में 1 लाठी मारा, फिर 2 लाठी मारा, फिर 3 लाठी मारा और ऐसे करके उसने 50 लाठी मारा। अब सोचिए कि अगर एक बार हमला करने की सजा 2 वर्ष है तो उसने तो 50 लाठी मारा है, तो ऐसे में तो 100 वर्ष सजा हो जाएगी। 100 वर्ष तो उसको जीना ही नहीं है, तो ऐसे में सजा देने का जो व्यवस्था था वो बिगड़ जाता। इसलिए कहा गया कि जो सबसे बड़ा अपराध हुआ होगा उसकी सजा दे देंगे, यानी उसने लाठी मार मार के अगर उसको घायल कर दिया, हत्या कर दी, तो हत्या की सजा उसको मिलेगी, ना कि लाठी की संख्या की सजा मिलेगी। इसके बाद देखिएगा, यदि संशय हो कि अपराधी ने कौन सा अपराध किया हो, तो जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि 5 लोग मिले थे, एक अपराध मिलकर किए, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा उनमें से कि 4 के बारे में सबूत मिल गया, लेकिन एक व्यक्ति के बारे में स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि इस व्यक्ति ने इन अपराधों में से कौन सा अपराध किया। अपराध तो किया है, शामिल तो पाया गया है, लेकिन अभी इसके खिलाफ सबूत नहीं मिल पा रहा कि इसने कौन सा अपराध किया है। तो यदि ऐसा संशय हो कि अपराधी ने कौन सा अपराध किया है, तो क्या होगा, अपराधी पूर्णतः बरी हो जाएगा, सभी अपराधों में न्यूनतम सजा होगी या सभी अपराधों में अधिकतम सजा, तो उसको सभी अपराधों में जो न्यूनतम सजा होगी वो वाली सजा दी जाएगी। मान लीजिए कि 4 प्रकार के अपराध थे, उनमें से जो सबसे कम सजा वाला अपराध होगा, जैसे मान लीजिए कि 2 वर्ष की सजा का अपराध सबसे कम है उन 4 अपराधों में, तो 2 वर्ष की सजा वाला उसको अपराधी मिलेगा। क्योंकि उसको यहाँ पर बेनिफिट ऑफ डाउट मिल गया, यानी कि सरकार कोर्ट को अभी डाउट है कि ये अपराधी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब इसका कारण समझिए कि उसको न्यूनतम सजा क्यों दी जाती है। देखिए, जो न्यायालय है वो इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि 100 अपराधी यहाँ पर बच जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए। और मान लीजिए कि इसके खिलाफ अभी सबूत तो नहीं मिल रहा और बाद में ये सच में निर्दोष हो, तो इसीलिए हम इसको न्यूनतम सजा देते हैं कि अगर इसने वाकई में अपराध किया है तो सजा तो मिल ही रही है, और नहीं किया यानी कि निर्दोष है तो फिर ठीक है, नहीं किया तो बेनिफिट ऑफ डाउट तो इसको कुछ मिलना चाहिए, यानी कि अपराधों में जो न्यूनतम सजा होगी वो दिया जाएगा। एकांत परिरोध की सजा दी जाती है तो केवल साधारण कारावास के कैदी को, केवल कठोर कारावास के कैदी को, या दोनों प्रकार के। तो केवल कठोर कारावास जिनको मिला है उसी कैदी को एकांत परिरोध दिया जाता है। ये एकांत परिरोध से क्या आशय है, कठिन कारावास, साधारण कारावास, एकांत कारावास या काल कोठरी की सजा। तो एकांत कारावास या काल कोठरी की सजा को ही एकांत परिरोध यानी कन्फाइनमेंट सॉलिडेटरी कहते हैं। देखिए, कई बार ऐसा ना होता है कि कोई व्यक्ति सजा अपराध ऐसा किया है कि उसको सजा मिला, फिर कठोर कारावास मिला, लेकिन इतने में भी वो जघन्य किस्म का अपराधी है, उसको फिर कठोर कारावास से भी एकांत कारावास में शिफ्ट कर दिया गया। यानी कि एकांत कारावास का अर्थ है कि जेल के अंदर ही उसको एक विशेष काल कोठरी बनी होती है, जहां पर ना उसको किसी से मिलने दिया जाता, ना जुलने दिया जाता, ना कोई बात कर सकता, उससे कुछ नहीं कर सकता। सोचिए, इंसान का अकेले रहना कितनी बुरी बात है, क्योंकि व्यक्ति एकांत नहीं रह सकता। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता है। हमारे ही घर में सब व्यवस्था है, टीवी, कूलर, लाइट, पंखा सब लगा होता है, लेकिन घर से सब लोग चले जाएं तो फिर घर के अंदर अच्छा नहीं लगता है। एकांत कारावास या काल कोठरी की सजा बहुत खतरनाक मानी जाती है और ये बहुत कम समय के लिए होती है, ज्यादा समय नहीं होता। एकांत परिरोध अधिकतम कितने दिनों का होता है, तो एकांत परिरोध अधिकतम 3 माह का ही हो सकता है। यानी किसी व्यक्ति को भले आजीवन कारावास की सजा क्यों न हुई हो, लेकिन उसको पूरे सजा के काल में अधिकतम 3 माह ही एकांत परिरोध में रखा जा सकता है, यानी पूर्णतः एकांत में रखा जा सकता है। 3 माह से अधिक किसी सूरत में नहीं। 6 माह के कारावास में कितने दिनों का एकांत परिरोध होगा। मान लीजिए किसी को 6 माह का कारावास हुआ, तो उसको कितने माह का एकांत कारावास मिलेगा, 1 माह का एकांत कारावास मिलेगा। 1 माह उसको एकांत कारावास में बिताना होगा। उसके बाद 1 वर्ष के कारावास में कितने दिनों का एकांत परिरोध होगा, तो 2 माह का होगा। यानी 2 माह, 1 वर्ष तक की अगर उसको सजा मिली है तो 2 माह उसको एकांत परिरोध में रहना होगा यहाँ पर। फिर इसके बाद देखिएगा, 1 वर्ष से अधिक की सजा पर कितना एकांत परिरोध होगा। तो 1 वर्ष से अधिक हो गया तो अब चाहे 1 वर्ष से अधिक आजीवन कारावास था तो उसको 3 माह ही अधिकतम मिल सकता है। हमने अभी बताया है कि किसी भी कैदी को किसी भी सूरत में चाहे कितनी भी ज्यादा सजा क्यों ना मिली हो, 3 माह से अधिक एकांत परिरोध में नहीं रख सकते। तब इसको ध्यान से समझ लीजिए, 6 माह के कारावास में 1 माह अधिकतम एकांत परिरोध में रखा जा सकता है। 1 वर्ष के कारावास में अधिकतम 2 माह रखा जा सकता है एकांत परिरोध में, और 1 वर्ष से जैसे ही अधिक होगा, 1 वर्ष से अधिक होने पर उसको अधिकतम 3 माह रखा जा सकता है। अब 1 वर्ष से अधिक कुछ भी हो, 20 वर्ष हो, 15 वर्ष हो, 25 वर्ष हो, कुछ भी हो,
तो याद रखिएगा 6 माह की सजा होने पर 1 माह का एकांत परिरोध, 1 वर्ष का सजा होने पर 2 माह का परिरोध, और 1 वर्ष से अधिक कितना भी हो जाए उसमें 3 माह का अधिकतम परिरोध होगा। एक बार में अधिकतम कितने दिनों का एकांत परिरोध हो सकता है? तो याद रखिएगा ऐसा नहीं कि सीधा 2 महीने के लिए उसको एकांत परिरोध में डाल दिए, 3 महीने के लिए डाल दिए, पूरा जीवन उसका 3 महीने नहीं, एक बार में आप अधिकतम उसको 14 दिन यानी 2 सप्ताह ही रख सकते हैं काल कोठरी में। उसके बाद आपको निकालना होगा उसको बाहर, फिर अगले 14 दिन बाद आप डाल दीजिए, फिर निकालना होगा, फिर डाल दीजिए। ऐसा आप 3 महीने तक कर सकते हैं, लेकिन एक बार में अधिकतम 14 दिन ही कर सकते हैं। 2 एकांत परिरोध के बीच अंतराल कितना होगा? तो 2 एकांत परिरोध के बीच अंतराल 10 दिन, 12 दिन, जितने दिन का परिरोध होगा उतने दिन का एक अंतराल होगा। कहने का अर्थ यह है कि अगर किसी व्यक्ति को 10 दिन एकांत परिरोध में रखा गया तो अब 10 दिन उसको बाहर रखा जाएगा, मिनिमम 10 दिन के अंदर उसको नहीं ले जाया जा सकता। ऐसा नहीं होगा कि 10 दिन उसको एकांत परिरोध में रखा गया और उसके बाद निकाल के लाए, 2 दिन बाहर रखे फिर एकांत में डाल दिए, नहीं। अगर आपने उसको 10 दिन एकांत में रखा तो मिनिमम 10 दिन तो आपको रखना ही होगा बाहर। अगर आप उसको 5 दिन एकांत परिरोध में रखे हैं तो मिनिमम 5 दिन तो आपको रखना ही होगा, और अगर उसको 14 दिन आप परिरोध में रखे तो मिनिमम 14 दिन रखा होगा। यानी जितने दिन का परिरोध होगा, एकांत परिरोध होगा, उतने ही दिन का अंतराल बनाना जरूरी है। यदि कारावास की कुल अवधि 3 माह हो तो एकांत परिरोध कितना होगा? 7 दिन होगा। कि 3 माह की सजा हो तो 7 दिन, 6 माह की सजा हो तो 1 माह, और यदि 1 वर्ष की सजा हो तो 2 माह, और यदि 1 वर्ष से अधिक होने पर फिर 3 माह। तो न्यूनतम किसी व्यक्ति को 3 माह का कारावास होगा तो 7 दिन तक उसको परिरोध में रखा जा सकता है। 6 माह का होगा तो 1 माह, 1 वर्ष का होगा तो 2 माह, 1 वर्ष से अधिक का होगा तो 3 माह अधिकतम। 2 एकांत परिरोध के बीच अधिकतम अंतराल कितना होगा? तो अभी हमने बताया ये कि अधिकतम अंतराल उतना ही हो सकता है जितने दिन उसको हम एक बार में एकांत कारावास में रख सकें। यानी एक बार में किसी व्यक्ति को हम 14 दिन ही को अंदर रख सकते हैं, और ये नियम कहता है कि जितने दिन उसको अंदर रखिएगा आपको उसको मिनिमम उतने दिन बाहर रखना ही होगा। यानी 2 एकांत परिरोध के बीच अधिकतम अंतराल अगर हो सकता है तो 14 दिन, क्योंकि 14 दिन से ज्यादा तो आप उसको वहां रख नहीं सकते। 14 दिन वो अधिकतम संख्या है, और 14 दिन अगर अंदर रखेंगे तो 14 दिन बाहर रखना होगा। यानी दोनों के बीच में अधिकतम अंतराल बन सकता है तो 14 दिन। जुर्माना भुगतान करने से पहले यदि मृत्यु हो जाए किसी की तो क्या होगा? जुर्माना माफ हो जाएगा, जुर्माना आधा हो जाएगा, संपत्ति जब्ती करके जुर्माना वसूला जाएगा। मान लीजिए किसी के ऊपर जुर्माना लगाया गया 50,000 रुपए और थोड़े समय बाद उसकी आकस्मिक मृत्यु हुई तो क्या होगा? जुर्माना माफ नहीं होगा, ना ही आधा होगा, उसकी संपत्ति को जब्त कर लेगी सरकार और बेच करके और जुर्माना वसूलेगी। फिर इसके बाद देखिएगा आदतन अपराधी को सजा कैसे मिलेगी। मान लीजिए कोई ऐसा अपराधी है ना, हैबिचुअल ऑफेंडर है, मतलब कभी अपराध उसको कभी भी कर देता है, तो उसको जो सजा मिलेगी वो बढ़कर सजा मिलेगी, सामान्य अपराध से बढ़कर सजा मिलेगी। कहने का अर्थ है कि यदि चोरी में किसी सामान्य व्यक्ति को जिसने पहली बार चोरी किया और 10 वर्ष की सजा हुई तो उसको होगी 12 वर्ष की, यानी अधिकतम सजा मिलेगी, क्योंकि वो अद्यतन अपराधी है, समाज में ज्यादा जघन्य व्यक्ति है। दंड के कितने तत्व होते हैं? तो दंड के तत्व होते हैं 4, यहाँ पर याद रखिए। और कौन से हैं इनका नाम देखिए। दंड के तत्व कौन से हैं? अपराध, व्यक्ति, न्यायालय और कानूनी प्रक्रिया। कहने का अर्थ यह है कि दंड देने के लिए 4 चीजों की जरूरत परम आवश्यक है, यानी एक व्यक्ति का होना आवश्यक है। सबसे पहले किसी शेर, गाय, भैंस इनको दंड नहीं दिया जा सकता, ना ही गाड़ी, वैन, सिलेंडर, पंखा, लाइट, करंट, बिजली, इनको दंड नहीं दिया जा सकता। जितने कानून दुनिया में बने तो वो इंसान के लिए बने, किसी अन्य जानवर के लिए नहीं बने, ना किसी जीव के लिए। तो दंड देने के लिए पहले एक व्यक्ति होना चाहिए, दूसरा उस व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई अपराध होना चाहिए, बिना अपराध के दंड भी नहीं दिया जा सकता। तीसरा उस अपराध को देने के लिए न्यायालय होना चाहिए, और चौथा न्यायालय के द्वारा एक कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाना चाहिए, यानी साक्ष्य वगैरह देखकर बेहतरीन सुनवाई करके ही दंड दिया जा सकता है। यानी दंड के ये 4 तत्व हैं: अपराध, व्यक्ति, न्यायालय और न्यायालयिक प्रक्रिया। उसके बाद देखिएगा दंड के कितने सिद्धांत हैं। तो दंड के जो सिद्धांत हैं वो 5 सिद्धांत अभी तक काम करते हैं। पूरी दुनिया में जो दंड निर्धारित किया गया है वो इन्हीं 5 प्रकार से निर्धारित किया गया है। तो दंड के 5 सिद्धांत कौन से हैं? प्रतिरोध का सिद्धांत, निवारक सिद्धांत, निरोध सिद्धांत, सुधार का सिद्धांत और आदर्श सिद्धांत। होता है बदला। तो ये जो दंड है ना,
ये इस भावना की बात करता है कि किसी ने अगर किसी की हत्या की तो उसको भी कानूनन हत्या मिलनी चाहिए, किसी ने किसी की आंख फोड़ी तो उसकी भी आंख फोड़ी जानी चाहिए, यानी ये बदले की बात करता है। तो जितने सिद्धांत इस पर हैं वो बहुत ही कठोर दंड में अनुपातिकता का सिद्धांत क्या है? सजा अपराध के बराबर होगी, सजा अपराध से अधिक होगी, सजा अपराध में कोई संबंध नहीं है, सजा अपराध के बराबर होगी। याद रखिएगा, दंड में और अपराध में सदा प्रोपोर्शनल रेशियो होना चाहिए। कहने का अर्थ है जितना बड़ा दंड होगा उतना ही बड़ा सजा होगा। दंड अगर अपराध कम है तो यहाँ पर दंड भी कम होगा, यानी अनुपातिकता का सिद्धांत चलता है दंड में। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट क्या कहता है? प्रथम बार अपराध करने पर कम सजा, कम गंभीर अपराध करने पर कम सजा, सुधार की संभावना हो तो कम सजा, या सभी। इसमें हो जाएगा सभी। यदि मान लीजिए किसी ने प्रथम बार अपराध किया है, गलती हो गई, बेचारा, धरती में हर आदमी से गलती होती है, तो उसको कम सजा मिलेगी। कम गंभीर किस्म का अपराध किया है तो भी कम सजा मिलेगी। सुधार की संभावना है, अगर उसकी अच्छा नागरिक है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जघन्य अपराधी नहीं है, तो भी उसको कम सजा मिलेगी, चाहे उसके लिए अधिकतम सजा कितनी भी लिखी हो। यानी प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट कहता है कि किसी व्यक्ति को किन किन मामलों में कम सजा दी जा सकती है। फिर इसके बाद आता है दुर्लभ से दुर्लभतम सिद्धांत। दुर्लभ से दुर्लभतम दंड किसे कहा जाता है, यानी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट पनिशमेंट कौन सा है? तो फांसी यानी मृत्यु दंड को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट पनिशमेंट कहा जाता है। आजीवन कारावास, सामुदायिक सेवा, ये सब साधारण दंड है। ये कोर्ट कभी कभी देता है, इसलिए इसको दुर्लभ से दुर्लभ कहा जाता है। किसे मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है? नाबालिग को, गर्भवती स्त्री को, मानसिक विकृत को, इन सभी को। नाबालिग व्यक्ति को दंड नहीं दिया जा सकता क्योंकि कानून ही कहता है कि उसके सोचने समझने की क्षमता नहीं है यहाँ पर। क्योंकि गर्भवती स्त्री को भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि देखिए अपराध तो स्त्री ने किया लेकिन उसके अंदर एक बच्चा पल रहा है, अगर उसको फांसी दी जाएगी तो उस बच्चे की भी मृत्यु हो जाएगी। और संविधान हर व्यक्ति के जीवन का गारंटी ले रहा है, मौलिक अधिकार है, हमारा जीने का अधिकार है, तो उस बच्चे का तो जीवन समाप्त कर दिया, तो संविधान के धारा का तो उल्लंघन हो गया ना। इसी के लिए कहा गया है कि किसी भी सूरत में गर्भवती स्त्री को नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसका बालक चलने योग्य यानी अपना खुद पालन पोषण करने योग्य ना हो जाए। मानसिक रूप से विकृत जो व्यक्ति सोच समझ नहीं सकता उसको क्या दीजिएगा दंड, इसलिए उसको भी फांसी की सजा नहीं दी। फिर इसके बाद आता है कितने प्रकार के अपराधों में फांसी की सजा दी जा सकती है। तो अब तक लगभग बीएनएस में 18 प्रकार के अपराध हैं जिनमें फांसी की सजा हो सकती है, जैसे हत्या, बलात्कार, गैंगरेप, देशद्रोह, इन सब में फांसी की सजा है। झूठी गवाही के आधार पर यदि किसी निर्दोष को फांसी हो जाए तो कौन सी सजा मिलेगी? यदि किसी ने झूठी गवाही दी और किसी निर्दोष को फांसी हो गई तो फिर उस व्यक्ति को भी, झूठी गवाह देने वाले व्यक्ति को भी फांसी की सजा ही होगी। ये अध्याय 2 के कुछ इंपॉर्टेंट धारा समझ लीजिए, बस इसमें छोटा सा सेक्शन है। धारा 4 का संबंध है, देखिए अध्याय 1 में धारा 1 से 3 तक है, तो 1 तो खत्म हो गया, 2 शुरू होता है 4 से, तो 4 से 13 तक है। तो धारा 4 में है दंड के प्रकार यानी टाइप ऑफ पनिशमेंट, जो भी हमने 6 पढ़े हैं। फिर इसके बाद 6 में है सजा का लघुकरण यानी कम्यूटेशन ऑफ पनिशमेंट है, सजा को कैसे कम किया जा सकता है, किन किन स्थितियों में। फिर धारा 8 में है जुर्माना ना देने पर सजा, तो आपको बताई है कि जुर्माना नहीं दीजिएगा तो आपको जेल हो जाएगा यहाँ पर। धारा 9 में है कई अपराध से मिलकर बने अपराध की सजा, तो ये भी आपको बताएं कई छोटे अपराधों को मिलाकर एक सजा होगी। फिर धारा 10 में है संशय का लाभ यानी बेनिफिट ऑफ डाउट, जिसको हमने बताया कि अगर किसी व्यक्ति के बारे में संशय हो रखा है कोर्ट को कि इसने कौन सा अपराध किया है, तो उसको फिर न्यूनतम सजा दी जाती है अपराध की, तो यानी संशय का लाभ मिल जाता है, तो ये मिलता है धारा 10 से। और धारा 11 में है एकांत परिरोध। एकांत परिरोध यानी कि बताया गया कि काल कोर्ट। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।